50 बनाएंगे हम लोग यार। 50 और पार्ट पे एक लेटरिन बनाएंगे, है ना। का प्रावधान है लेटरिन तो बकबक में कर लिया हूं। अब क्लास स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले डिस्कशन से स्टार्ट होगा। चलो, लेटरिन पर पर्सन के हिसाब से कितना लेटरिन बनाने का प्रावधान है। लेटरिन पर पर्सन के हिसाब से कितना लेटरिन बनाने का प्रावधान है। पर पर्सन के हिसाब से लेटरिन 50 बनाएंगे हम लोग यार। 50 और पार्ट पे एक लेटरिन बनाएंगे, है ना। 50 और पार्ट पे एक लेटरिन बनाने का प्रावधान होता है। 50 और पार्ट पे 1 लेटरिन 1 सीट का लेटरिन प्रोवाइड करते हैं। कैंटीन जो होता है, कैंटीन कितने पर्सन पे कैंटीन बनाने का प्रावधान है, कितना पर्सन पे। माइंस एक्ट कौन सा, आप लोग जरूर अपना कॉपी में नंबर लिख के रखना बाबू। ये जो सवाल आप जो टेस्ट दे रहे हो ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बहुत टाइम हम लोग टेस्ट ये क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। आप लोग हर चीज का नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी नंबर लिख के करो कॉपी में। एकदम पता चलना चाहिए कि कितना सही कर पा रहे हो, क्योंकि एक तरह का टेस्ट चल रहा है ना, एक तरह का टेस्ट चल रहा है जो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, शार्पनेस कितनी है। शार्पनेस को टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। फटाफट आंसर आ रहा ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय 250, मोर देन 250 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो तो होगा। माइंस एक्ट कौन सा साल का एक्ट है, माइंस एक्ट कौन सा साल का एक्ट है, माइंस एक्ट कौन सा साल का एक्ट है, वेरी गुड। माइंस एक्ट कौन सा साल का एक्ट है, माइंस एक्ट 1952 साल का एक्ट है, जो कि 1 जुलाई 1952 में फोर्स में आया था। माइंस एक्ट 1 जुलाई 1952 में फोर्स में आया था, ठीक है। जो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है बाबू, कोल इंडिया का, घनश्याम कुमार अभी तक तुम्हारा आईडी नहीं लगा है। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है, वेरी गुड। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है मेरा, तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। कहां बाबू, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में हेडक्वार्टर है, ठीक है। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में। जो डीजीएमएस का जो हेडक्वार्टर है, डीजीएमएस का हेडक्वार्टर कहां है, डीजीएमएस का हेडक्वार्टर कहां है, डीजीएमएस का हेडक्वार्टर कहां है, धनबाद में है। तुम लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि डीजीएमएस का पहला हेडक्वार्टर कहां था, डीजीएमएस का पहला हेडक्वार्टर कहां था, कोई मुझे बता सकता है डीजीएमएस का पहला हेडक्वार्टर कहां था। डीजीएमएस का पहला हेडक्वार्टर जो था कोलकाता था। पहला हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता था, उसको बाद में धनबाद किया गया है, बाद में धनबाद। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, आईबीएम, ठीक है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, आईबीएम के नाम से जाना जाता था। उस समय कहां था, कोलकाता में था। बाद में इसको कहां किया गया, धनबाद बनाया गया है। और धनबाद में जो बनाया गया उसका नाम धनबाद में फिर क्या डीजीएमएस नाम रखा गया। आप लोग एक्ट में पढ़ते होगा आईबीएम, एक्ट में अक्सर मिला होगा, नोटिस में पढ़ते होगा आईबीएम को नोटिस देना पड़ता है। आईबीएम मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है। तो ये जो ब्यूरो ऑफ माइंस बोला गया वो डीजीएमएस का नाम है ना। चलो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्लास में होगा ये टॉपिक, सेशन चलेगा। लेकिन आज हम लोग कुछ और मूड में है। आज हम लोग का मूड क्या है, हम लोग डिस्कशन पे मूड में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जो हम लोगों का पीएमई का जो पहला नोटिस होता है किस फॉर्म में जाएगा, पीएमई का पहला नोटिस किस फॉर्म में आता है, वेरी गुड, फॉर्म एम में जाता है। कितना दिन पहले जाता है बाबू, पीएमई का पहला नोटिस कितना दिन पहले हम लोग भेजते हैं, तो बिफोर कितना 20 दिन पहले देना होता है, एटलीस्ट 20 डेज पहले हम लोग भेज देते हैं, नोटिस देते हैं उसको जाने के लिए। अगर वो फेल हो गया तो सेकंड नोटिस किस फॉर्म में देंगे हम लोग, अगर वो व्यक्ति फेल हो गया सेकंड नोटिस हम लोग एन फॉर्म में देते हैं। कितना दिन पहले देते हैं हम लोग, एन फॉर्म में 10 दिन पहले देते हैं। जो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट बनकर तैयार होता है, कौन सा फॉर्म में बनता है, मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट ऑफ फॉर्म में बनता है, ऑफ फॉर्म में। इस रिपोर्ट को कितना साल तक संभाल के रखना होता है, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट है इसका साल कितना साल तक संभाल के रखता है हम लोग, मिनिमम 10 साल तक ऑफिस में संभाल कर रखना होता है, इस रिपोर्ट को रखना होता है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो मेडिकल का रिटर्न है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन का सारा रिटर्न कौन सा साल भेजना होता है, किस डेट में हम लोग इसका रिटर्न को भेजते हैं, इसका रिटर्न किस डेट में भेजना होता है। फॉर्म टी तो सही है, लेकिन किस डेट में भेजते हैं हम लोग, किस डेट में भेजते हैं बाबू, क्या कौन सा डेट है, 20 जनवरी 20 फरवरी, क्या 20 क्या 20, पूरा जवाब दो, क्या है 1 फरवरी, उल्टा पुल्टा मत बोलो, एकदम सही से सोच कर बताओ। ऑन और बिफोर क्या है, अच्छा से, तो क्या पूरा आंसर दो, एक बार में अच्छा से आंसर दो, एक बार में अच्छा से आंसर लिखो, एक साथ हर बच्चा लिखे। हाँ ठीक है, क्या है बताओ, 20 फरवरी है ना 20 जनवरी है, ऑन और बिफोर 20 फरवरी है ना, 20 फरवरी से पहले भेजना होता है। चलो कौन सा फॉर्म में भेजते हैं इसको हम लोग, कौन सा फॉर्म भेजते हैं, कौन सा फॉर्म में भेजते हैं वो, फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, फॉर्म टी में भेजा जाता है। देखो यही बार बार आपको मैं बोलता हूं ना कि क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट करके अच्छे से रखो, ठीक है। चलो ये हो गया। जो हम लोगों का अटेंडेंस जो बनता है, अटेंडेंस सरफेस अंडरग्राउंड जो अटेंडेंस होता है, वो कौन सा फॉर्म में अटेंडेंस बनता है बाबू, किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस के लिए, फॉर्म डी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म डी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फॉर्म
डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो हम लोगों का माइंस का एम्प्लॉय का डिटेल्स किस फॉर्म में रखना होता है, एम्प्लॉय का डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय इन विच फॉर्म, एम्प्लॉय का डिटेल्स किस फॉर्म में होता है, फॉर्म ए का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फॉर्म ए में एम्प्लॉय का डिटेल्स सारा फॉर्म ए में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, जो ओवर टाइम वेजेस के बारे में बोला गया किस फॉर्म में होता है, ओवर टाइम वेजेस के बारे में, वेरी गुड, बी में होता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना सारा रिपोर्ट लिखता है कितना कौन सा फॉर्म में लिखेगा, फॉर्म यू का इस्तेमाल करेगा वर्कमैन इंस्पेक्टर। एक बात बताओ, एक माइंस में 600 व्यक्ति है, कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ेगा, एक माइंस में 600 व्यक्ति है, कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ेगा, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए। वर्कमैन इंस्पेक्टर को दिया जाने वाला ट्रेनिंग कोड कौन डिजाइन करता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को जो ट्रेनिंग मिलता है वो उस ट्रेनिंग का डिजाइन कौन करता है, वो ट्रेनिंग किसके द्वारा डिजाइन किया हुआ, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस द्वारा डिजाइन किया जाता है। उस ट्रेनिंग का स्पेशल नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ट्रेनिंग का स्पेशल नाम है। जो बच्चे पुराना जो क्लास कर रहे हैं उसको पता होगा इसका जवाब, नए वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि वो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोला जाता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। कितना लेक्चर क्लासेस होता है इसमें, कितना लेक्चर क्लासेस होता है, कोई बात नहीं रंजित देख लो समझ में आ जाएगा, 30 लेक्चर क्लासेस होती है, 30, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर क्लासेस 2-2 घंटा का मिनिमम होता है, 30 क्लासेस होती है। अगर किसी को माइनिंग से WI बनना है तो उसके पास कौन सा डिग्री होना अनिवार्य है, किस तरह का डिग्री उसको चाहिए, अगर माइनिंग से कोई बनना चाहता है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर उसके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए, उसके पास कम से कम ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ जिस माइंस में बनना चाहता है उस माइंस का एटलीस्ट उसके पास कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस माइंस में उसको बनाना है उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओवरऑल 5 साल का एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर को पिट सेफ्टी कमेटी में सम्मिलित किया जाता है। पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, वो पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पिट सेफ्टी कमेटी, पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, वेरी गुड, मैनेजर। पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, मैनेजर होता है। और अगर मैं कमेटी सिर्फ कमेटी पूछूं, कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, कमेटी का चेयरमैन चीफ इंस्पेक्टर CIM होगा या नहीं, चीफ इंस्पेक्टर CIM होगा या नहीं, यस और नो, नहीं होगा। तुम सीधा आंसर CIM मार दिया, गलत हो गया, चीफ इंस्पेक्टर CIM नहीं होता है। ए पर्सन हु इज अंडर द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस में जो एम्प्लॉय हो वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर कभी नहीं होगा। एक चेयरमैन कभी नहीं हो सकता कमेटी का, कभी नहीं बनाएंगे हम लोग। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए लेकिन चेयरमैन नहीं होगा। सेक्रेटरी जो होगा वो चेयरमैन या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है ना, समझ में आया क्या बोले। जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी जो होता है वो कौन होता है, वो CIM और इंस्पेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर हो सकता है कोई, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर कभी भी चेयरमैन नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल होते हैं, कितने ऐसे इंडिविजुअल है जो किसी का पक्ष को नहीं रखता, ऐसा कितने लोग होते हैं, वेरी गुड, कितना होता है, मिनिमम 2 लोग होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे हम लोग आते हैं इस क्लास का, सबसे यही सवाल हर एग्जाम में पूछेगा, कमेटी में कितना मेंबर होता है, कमेटी में कितना मेंबर होता है, वेरी गुड, कमेटी में कितना मेंबर होता है, 8 मेंबर होता है। कितना मेंबर होता है हम लोग, 8 मेंबर होता है। कमेटी का मेंबर कितना होता है, 8 मेंबर होता है, वेरी गुड। चलो, जो कमेटी हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है, कमेटी जो बनता है, कौन बनाएगा कमेटी, कमेटी किसके द्वारा गठित किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी का गठन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी का गठन करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कमेटी गठन किया जाता है और वो कमेटी किसी तरह का समस्या का निवारण करती है, ठीक है। कमेटी का मीटिंग के बारे में कौन तय करता है कि कमेटी का मीटिंग और डेट क्या रहेगा, इसको तय कौन करता है, कौन तय करता है, कमेटी का मीटिंग और लोकेशन और प्लेस और टाइम कौन निर्धारित करता है, चेयरमैन करता है। सेक्रेटरी सबको इंफॉर्मेशन देता है, निर्धारित करता है चेयरमैन, ठीक है। सवाल का आंसर अच्छा तरह को, बिरयानी टेस्ट होने वाला है इस बार, ध्यान से सुन लो, मैं क्लास में बता दिया स्टार्टिंग में आते के साथ ही बिरयानी टेस्ट होने वाला है। बिरयानी टेस्ट का क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, प्लीज मस्ट अटेंड द टेस्ट। अगर तुमको अपना नॉलेज को अच्छे से टेस्ट करना है तो मस्ट अटेंड करो। देखो बाबू, एक बात जान लो, तुम लोग कोई बेवकूफ नहीं हो, मूर्ख भी नहीं हो। अगर आज के डेट में यहाँ पे तो सबसे बड़ा बात क्या, क्लास में इंसल्ट भी नहीं होने वाला है। कौन तुमको जानता है बताओ, ऐसा है ऑनलाइन क्लास में कि सर वो लड़का मुझे जानता, देखिए बगल वाला मुझे हमेशा, कोई तुमको नहीं जानता गधा, ऐसा तुम परफॉर्म भी करो कोई मतलब नहीं किसी को। सबसे बड़ा बात यह खुद को इनहेंस करना है, या तुम खुद को इंप्रूव करने के लिए आए, इसलिए क्लास का एग्जाम दो, भले तुम्हारा नंबर 2 आए, 1 नंबर आए, तुम फेल हो जाओ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, है कि नहीं।
और एक बात, जिसको एप्लीकेशन से समस्या हो रही है, मान लो किसी का ऑप्शन गलत टिक हो गया या फिर कुछ हो गया, तो मैं बार बार बोलता हूं एप्लीकेशन को अपडेट करके रखो अपना, ऑटो अपडेशन का उसमें डाल दो ऑप्शन, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए एप्लीकेशन आपका। दूसरा, अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी जो टेक्निकल टीम उससे बात करो, अपना सुझाव वहां पे दो। टेक्निकल टीम का नंबर ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेज दिया है, वहां पे देखो, उसको सजेशन दो कि सर ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, टेक्निकल टीम उस पर निवारण करेगी, उसको सॉर्ट आउट करेगी। बहुत बड़ा टीम है एप्लीकेशन में, मतलब कम से कम टेक्निकल टीम में कम से कम 50-60 बंदे होंगे जो काम करते हैं, ठीक है। तो उस टीम के पास अपना सजेशन को भेजो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। जो हम लोगों का माइंस रूल है, जो माइंस रूल है, एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत माइंस लॉ रूल बना है? माइंस रूल किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है? वेरी गुड, सेक्शन 58, ठीक है। माइंस रेगुलेशन जितना भी है। अच्छा एक बात, माइंस रूल, तुम लोग यस और नो में जवाब देना। माइंस रूल, क्या मेटल माइंस में यही रूल अप्लाई होगा? माइंस रूल 1955, ठीक है, क्या ये मेटल माइंस में ही लागू होगा? यस और नो। क्या माइंस रूल मेटल माइंस में ही लागू होगा? यस और नो, बताओ। क्या ही रूल लागू होता है माइंस रूल? यस, मेटल माइंस में ही नियम लागू होता है, ठीक है, अलग से रूल नहीं होता है। मेटल माइंस रूल कहीं तुम लोग पढ़ा है कि मेटल माइंस रूल इतना नहीं होता है? माइंस रूल मतलब रूल, कोल माइंस रेगुलेशन अलग है लेकिन रूल सेम है, ऑल माइंस के लिए। ये माइंस एक्ट, क्या क्या माइंस एक्ट मेटल माइंस के लिए ही एक्ट है या अलग है? माइंस एक्ट जो है मेटल माइंस के लिए ही एक्ट है ना अलग है? माइंस एक्ट मेटल माइंस के लिए ही एक्ट है ना अलग है? माइंस एक्ट भी जो है ना वो एक ही है, दोनों के लिए सेम है, माइंस एक्ट अलग नहीं है। वो कोल के लिए भी एक ही है और तुम्हारा क्या बोलता है, कोल के लिए भी सेम है और मेटल के लिए भी सेम। लेकिन रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन और मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो रेगुलेशन अलग अलग है लेकिन एक्ट सेम है, रूल सेम है। अब एक बात बताओ, जो मेरा रेगुलेशन है, ठीक है, कोल माइंस रेगुलेशन, वो माइंस एक्ट के कौन सा सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है? सेक्शन में किस सेक्शन में दिया गया है कि माइंस एक्ट को बनाना है? वेरी गुड, सेक्शन कौन सा है? 57। सेक्शन क्या है? 57। अब एक बताओ, जो एक्ट नॉट अप्लाईबल के कंडीशन है, माइंस एक्ट नॉट अप्लाई, ठीक है, इस सेक्शन में कुछ ऐसा सेक्शन है जो हर माइंस एक्ट वो हमेशा अप्लाई होगा। तो कौन कौन सा नंबर है जो हमेशा अप्लाई होता है? क्या है? 7 है, 8 है, 9 है, 40 है, 45 है और 46 है। ये 6 सेक्शन ऐसा जो हर हाल में, हर कंडीशन में लागू होता है ना। ये जो 6 सेक्शन है वो हर कंडीशन में, हर हाल में लागू होगा। क्या क्या है भाई? वह 7, 8, 9, 40, 45 और 46 ऐसा सेक्शन है जो हर हाल में लागू होगा, चाहे तुम कुछ करो या ना करो, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो ये जो एक्ट देख रहे हो, इसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में किस सेक्शन में बोला गया है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन कौन सा सेक्शन में बोला गया है? ये क्या है? वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में अंडर सेक्शन 14 बोला गया है, ठीक है। चाइल्ड लेबर अंडर 18 ईयर नहीं होगा, किस सेक्शन में इसका प्रावधान दिया गया है? चाइल्ड लेबर अंडर, ठीक है, 18 ईयर्स नहीं होगा, कौन सा सेक्शन में बोला गया है? चाइल्ड को, किसी भी बच्चा को हम लोग, ठीक है, 18 साल से कम ईयर को हम लोग वर्क नहीं करवाएंगे, काम नहीं करवाएंगे। कौन सा सेक्शन में बोला गया हम लोग का? सेक्शन 40 में बोला गया है, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर का जांच का पावर, स्पेशल ऑफिसर माइंस का जांच कर सकता है। स्पेशल ऑफिसर अगर माइंस का जांच कर सकता है, स्पेशल ऑफिसर माइंस का जांच कर सकता है, ये पावर किस में दिया गया? सेक्शन 8 में दिया गया है। इंस्पेक्टर का जांच कौन सा सेक्शन में दिया गया है? इंस्पेक्टर का जांच, ठीक है, कितना में दिया गया है? 7 में दिया गया है, ठीक है, 7 में दिया गया है, ठीक है। इंस्पेक्टर को जांच के दौरान दी जाने वाली सुविधा कौन सा सेक्शन में है? कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 9 में है। और सबसे आखिरीकार, जहां पर काम हो रहा वहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखेंगे, सेक्शन 45 में। ये 6 सेक्शन हर हाल में लागू होगा, इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक नहीं सकते हैं। अगर मान लो मिनरल हम लोग, मिनरल को हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनरल को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। कितना मीटर नॉर्मल केस में, नॉर्मली केस में कितना मीटर डेप्थ तक अलाउ कर सकते हैं जहां पर एक्ट अप्लाई नहीं होगा? मिनरल का केवल प्रोस्पेक्टिंग किया जा रहा है तो अप टू कितना मीटर तक होगा बाबू? अप टू 6 मीटर तक, केवल 6 मीटर तक डेप्थ तक आपका एक्ट लागू नहीं होगा। 6 मीटर से जैसे ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा? एक्ट लागू हो जाएगा। अगर मान लो मेरा कोल का प्रोस्पेक्टिंग किया जा रहा, कोल का प्रोस्पेक्टिंग हो रहा, उस केस में डेप्थ बढ़कर कितना हो जाएगा? कितना तक चला जाएगा? ये अप टू कितना हो जाएगा? 15 मीटर तक हो जाएगा। 15 मीटर तक तब एक्ट लागू नहीं होगा, उसके बाद मेरा ये होगा। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब तो जांच करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सीधा सिंपल सा मतलब क्या है? जांच करना, जांच करना है।
अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर माइनिंग में वो भी किसका, जिसका मिनरल का कॉस्ट बहुत कम है, जिसको बेचकर ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, वैसा चीज का हम माइनिंग कर रहे हैं। ध्यान समझना, बहुत सारे चीज बिकता है, खरीदा जाता है, तो जिसका कॉस्ट ज्यादा होता है, कम होता है, तो वैसा चीज का माइनिंग कर, इसका कॉस्ट बहुत कम है, जैसे कंकर, मोरम, लेटराइट, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड, ठीक है, तुम्हारा ये सब चीजों को अगर माइनिंग कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। लेकिन कितना मीटर डेप्थ तक, कितना मीटर डेप्थ तक माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, वेरी गुड, 6 मीटर डेप्थ तक माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, उससे ज्यादा होने पर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, ए नंबर पॉइंट में 6 मीटर डेप्थ, आदमी का संख्या, वर्कर का संख्या किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वर्कर एक दिन में कितना ज्यादा नहीं काम करना चाहिए, 50 वर्कर ज्यादा नहीं होगा, 50 वर्कर ज्यादा नहीं। अच्छा, ये जो 50 वर्कर डे है, जो वर्कर का हम बात कर रहे हैं, ये डे में है, वर्कर का बात कर रहे हैं, वर्कर का, ये शिफ्ट में है, ये डे है या फिर शिफ्ट है, ये डे के बारे में बोला जा रहा है, शिफ्ट के बारे में बोला जा रहा है, क्या है, एनी वन डे, ये डे है या शिफ्ट है रे, क्या गलत कर रहे हो, डे, एनी डे, कोई दिन में, एक दिन, मतलब तीनों शिफ्ट मिला के 50 वर्कर ज्यादा, डे है ना वन टाइम है, वन डे है ना वन टाइम है, क्या है, अच्छा से, वेरी गुड, क्या है, एनी वन डे, किसी भी दिन इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अलावा वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह का ग्राउंड नहीं होना चाहिए, सरफेस के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह ग्राउंड नहीं होना चाहिए, किस तरह का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, सुपर एडजेसेंट ग्राउंड नहीं होना चाहिए। टेक्निकल टर्म क्या इस्तेमाल किया गया इसके लिए, सुपर एडजेसेंट ग्राउंड, ठीक है, एडजेसेंट, सीएनटी, सुपर एडजेसेंट ग्राउंड नहीं होगा। और इसके अलावा वहां पे क्या चीज का इस्तेमाल मनाही है, किस चीज का इस्तेमाल का मनाही है, किस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, वेरी गुड, साथ ही साथ हम लोग किसी भी हाल में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाकर वो होगा, ठीक है। अब इस क्लास के माध्यम से मैं कुछ बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूं। बाबू देखो, क्लास में टोटल 133 बच्चे लाइव प्रेजेंट है, एग्जाम देने के लिए बच्चा पहुंचा 200 समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया, 232 बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया, 250 के आसपास अराउंड मान लेता मैं, 250 के अराउंड बच्चों ने एग्जाम दिया। क्लास में टोटल स्टूडेंट इनरोल है 400 प्लस, 400 प्लस बच्चों क्लास में लाइव क्लास कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब एक बात बताओ, 133 बच्चा ये हुआ, ये इतना बच्चा एग्जाम दिया और ये बच्चा टोटल है। अगर मैं एक बात सवाल सिंपल में पूछता हूं कि इसमें जो रेट ऑफ सक्सेस किसको मिलना चाहिए, सफलता का अगर किसी को हार पहनाना है तो किसके कैटेगरी में जाएगा, ए में, बी में या सी में, किसको मिलना चाहिए बताओ, है ना, किसको मिलना चाहिए, सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, क्लास को लाइव करो। लाइव क्लास का जो मजा है ना, जो ब्रेन होता है ना, वो लाइव क्लास के साथ जुड़ा रहता है, ब्रेन और मन दोनों। लाइव क्लास को ना तुम ऑफ नहीं करते हो, एक फोन कॉल आ गया तो मैं इस क्लास को ऑफ कर देता हूं, माँ क्या बोल रहे मैं सुन के आ जाता हूं। लाइव क्लास का मतलब फोकस होकर क्लास करना। जब वही चीज को आप ऑफलाइन करते हो ना, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका ब्रेन चारों तरफ भटक जाता है, भटक सकता है, लेकिन लाइव क्लास में ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास को अटेंड करो, लाइव क्लास में बहुत फायदा है ना। क्लास का मूल मंत्र लाइव क्लास, सबका जिंदगी में काम होता है बाबू, याद रखो, सबका जिंदगी में काम होता है, सबका जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमसे ज्यादा कंडीशन खराब है उनका। तुम काम कर रहे हो, बहुत सारा बच्चा लोग काम करके क्लास करता है, बहुत सारा बच्चा का फादर फार्मर है, बहुत सारा बच्चों का कंडीशन खराब है, बहुत सारा बच्चों को नो डाउट बहुत कुछ कंडीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइव क्लास करो। लाइव क्लास में जो आपको मजा आएगा, जो आप लर्निंग जितना इनहेंस होगा ना, आप रिकॉर्डेड क्लास से वो चीज नहीं ले पाओगे, क्योंकि ब्रेन का एक थॉट है ब्रेन में कि ये लाइव क्लास चल रहा है, मुझे यहाँ पे फोकस देना है, सर पढ़ा रहा है, मुझे यहाँ पे फोकस देके क्लास करना है, मुझे सारे सवालों का आंसर नहीं भी पता है फिर भी हमको बोलना है, हमको जो आता है, मुझे जो पता है गलत सलत वही लिखना है। उससे क्या होता है, उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मैं सही कर रहा हूं। और वही चीज को आप रिकॉर्डिंग वाला करोगे ना, तो वो मजा, वो इंटरेस्ट नहीं आता। आप करके देख लेना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और हर एक बात याद रखना, क्लास में लाइव क्लास करके बच्चे सफल हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बात मैं और समझा देता हूं, इससे पहले हम जितना भी एग्जाम लिए हैं, पुराना स्टूडेंट कोई होगा मेरा, उसको पता होगा, हर एग्जाम में 20 में से 18 बच्चा नंबर लाता था। मतलब 20 नंबर का मैं टेस्ट लिया, उसमें 18 नंबर आया, 20 नंबर का टेस्ट लिया, 19 नंबर आया, मैक्सिमम 20 में 20 नहीं ला पाता था। और आज की डेट में मुझे देखकर खुशी होती है कि 25 नंबर का मैं टेस्ट लिया, 25 नंबर में 25 बच्चों ने